लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 31। सदन जब घर पहुंचा तो उसके मन की दशा उस मनुष्य की सी थी जो बरसों की कमाई लिए मन में सहस्त्रों मंसूबे बांधता हर्ष से उल्लासित घर आए और यहाँ संदूक खोलने पर उसे मालूम हो कि थैली खाली पड़ी है। विचारों की स्वतंत्रता विद्या, संगीत और अनुभव पर निर्भर होती है। सदन इन सभी गुणों से रहित था। यह उसके जीवन का वह समय था जब हमको अपने धार्मिक विचारों पर, अपनी सामाजिकों रीतियों पर एक अभिमान सा होता है। हमें उनमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। जब हम अपने धर्म के विरुद्ध कोई प्रमाण या दलील सुनने का साहस नहीं कर सकते, तब हम में क्या और क्यों का विकास नहीं होता। सदन को घर से निकल भागना स्वीकार होता, इसके बदले कि वह घर की स्त्रियों को गंगा नहाने ले जाए। अगर स्त्रियों की हंसी की आवाज़ कभी मर्दाने में जाती तो वह तेवर बदले घर में आता और अपनी माँ को आड़े हाथों लेगा। सुभद्रा ने अपनी सास का शासन भी ऐसा कठोर न पाया था। आत्मपतन को वह दार्शनिक का उदार दृष्टि से नहीं, शुष्क योगी की दृष्टि से देखता था। और उसने देखा था कि उसके गांव में एक ठाकुर ने एक बेड़िन बिठा ली है तो सारे गांव ने उसके द्वार पर आना जाना छोड़ दिया था और इस तरह उसके पीछे पड़े कि उसे विवश होकर बेड़ियों को घर से निकालना पड़ा। निस्संदेह वह सुमनबाई पर जान देता था, लेकिन उसके लौकिक शास्त्र में यह प्रेम उतना अक्षम न था जितना सुमन की परछाई का उसके घर पर आ जाना। उसने अब तक सुमन के यहाँ पान तक न खाया था। वह अपनी कुल मर्यादा और सामाजिक प्रथा को अपनी आत्मा से कहीं बढ़कर महत्व भी वस्तु समझता था। उस अपमान और निंदा की कल्पना ही उसके लिए असहनीय थी जो कुलटा स्त्री से संबंध होने जाने के कारण उसके कुल पर आच्छादित हो जाती है। वह जनवासी में पंडित पद्मसेन की बातें सुन सुनकर अधीर हो जाता था। वह डरता था कि कहीं पिताजी उनकी बातों में ना आ जाएं। उसकी समझ में ना आता कि चाचा साहब को क्या हो गया है। अगर यही बातें किसी दूसरे मनुष्य ने की होती तो वह अवश्य उसकी जबान पकड़ लेता, लेकिन अपने चाचा से वह बहुत दबता था। उसे उनका प्रतिवाद करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही थी। उनकी तार्किक शक्ति कभी इतनी सतेज न हुई थी और यदि विवाद तर्क की तह तक रहता तो वह जरूर उनसे समझ पड़ता। लेकिन मदन सिंह की उद्दंडता ने उसके प्रतिवाद की उत्सुकता को सहानुभूति के रूप में परिणत कर दिया। इधर से निराश होकर सदन का लालसापूर्ण हृदय फिर सुमन की ओर लपका। विषय वासना का चस्का पड़ जाने के बाद अब उसकी प्रेम कल्पना निराधार नहीं रह सकती थी। उसका हृदय एक बार प्रेम दीपक से अलौकिक होकर अब अंधकार में नहीं रहना चाहता था। वह पद्मसेन के साथ ही काशी चला आया, किंतु यहाँ आकर वह बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसे संशय होने लगा कि कहीं सुमनबाई को यह सब समाचार मालूम न हो गए हों। वह वहाँ स्वयं को न रही होगी। लोगों ने उसे अवश्य ही त्याग दिया होगा, लेकिन उसे विवाह की सूचना जरूर दी होगी। ऐसा हुआ होगा तो कदाचित वह मुझसे सीधे मुंह बात भी न करेगी। संभव है वह मेरा तिरस्कार भी करे, लेकिन संध्या होते उसे कपड़े बदले, घोड़ा कसबाया और दाल मंडी की ओर चला। प्रेम विलाप की आनंदपूर्ण कल्पना के सामने वे शंकाएं निर्मूल हो गईं। वह सोच रहा था कि सुमन उससे पहले क्या कहेगी और मैं उसका क्या उत्तर दूंगा। कहीं उसे कुछ न मालूम हो तो वह जाते ही प्रेम से मेरे गले लिपट जाएगी और कहेगी तुम बड़े निष्ठुर हो। इस कल्पना ने उसकी प्रेमाग्नि को और भी भड़काया। उसने घोड़े को एक लगाई और एक क्षण में दाल मंडी के निकट जा पहुंचा। पर जिस प्रकार एक खिलाड़ी लड़का पाठशाला के द्वार पर आकर भीतर जाते हुए डरता है, उसी प्रकार सदन दाल मंडी के सामने आया जहाँ से सुमन की अट्टालिका साफ दिखाई देती थी। यहाँ से उसने कातर नेत्रों से उस मकान के द्वार की ओर देखा। द्वार बंद था।
ताला पड़ा हुआ था। सदन ने हृदय से बोझ सा उतर गया। उसे कुछ वैसा ही आनंद हुआ जैसा उस मनुष्य को होता है जो पैसा न रहने पर भी लड़के की जिद से विवश होकर खिलौने की दुकान पर जाता है और उसे बंद पाता है। लेकिन घर पहुंचकर सदन अपनी उदासीनता पर बहुत पछताया। वियोग की पीड़ा के साथ साथ उसकी व्यग्रता बढ़ती जाती थी। उसे किसी प्रकार धैर्य न होता था और रात को जब सब लोग खा पी कर सोए तो वह चुपके से उठा और दाल मंडी की ओर चला। जाड़े की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। चंद्रमा कोहरे की आड़ में झांकता था और किसी घबराए हुए मनुष्य के समान सवेग दौड़ता चला जाता था। सदन दाल मंडी तक बड़ी तेजी से आया, पर यहाँ आकर फिर उसके पैर बंध गए। हाथ पैर की तरह उत्साह भी ठंडा पड़ गया। उसे मालूम हुआ कि इस समय यहाँ मेरा आना अत्यंत हास्यास्पद था। सुमन की यहाँ जाऊं तो वह मुझे क्या समझेगी? उसके नौकर आराम से सो रहे होंगे, वहाँ कौन मुझे पूछता है? उसे आश्चर्य होता था कि मैं यहाँ कैसे चला आया, मेरी बुद्धि उस समय कहाँ चली गई। अतः वह लौट पड़ा। दूसरे दिन संध्या समय वह फिर चला। मन में निश्चय कर लिया था कि अगर सुमन ने मुझे देख लिया और बुलाया तो जाऊंगा, नहीं तो सीधी अपनी राह चला जाऊंगा। उसका मुझे बुलाना ही बतला देगा कि उसका हृदय मेरी तरफ से साफ है, नहीं तो इस घटना के बाद वह मुझे बुलाने ही क्यों लगी। कुछ और आगे बढ़कर उसने फिर सोचा, क्या वह मुझे बुलाने के लिए झरोखे पर बैठी रहूगी? उसे क्या मालूम है कि मैं यहाँ आ गया हूँ? यह नहीं, मुझे एक बार स्वयं उसके पास चलना चाहिए। सुमन मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती, और जो नाराज भी हो तो क्या मैं उसे मना नहीं सकता? मैं उसके सामने हाथ जोड़ूंगा, उसके पैर पकड़ूंगा और अपने आंसुओं से उसके मन का बैल धो दूंगा। वह मुझसे कितनी ही रूठे, लेकिन मेरे प्रेम का चिन्ह उसके हृदय में नहीं मिट सकता। वाह, अगर अपने कमल नेत्रों में आंसू भरे हुए मेरी ओर ताके तो मैं उसके लिए क्या कर डालूंगा। यदि उसे कोई चिंता हो तो मैं उस चिंता को दूर करने के लिए अपने प्राण तक समर्पण कर दूंगा। तो क्या वह अपराध को क्षमा न करेगी? लेकिन ज्यों ही वह दाल मंडी के सामने पहुंचा, उसकी यह प्रेम कामनाएं उसी प्रकार नष्ट हो गईं जैसे अपने गांव में संध्या समय नीम के नीचे देवी की मूर्ति देखकर उसकी तर्कनाएँ नष्ट हो जाती हैं। उसने सोचा, कहीं वह मुझे देखे और अपने मन में कहे, वह जा रहे हैं कुंवर साहब, मानो सचमुच किसी रियासत के मालिक हैं। कैसे कपटी धूर्त हैं। यह सोचते ही उसके पैर बंध गए, आगे न जा सका। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। रात और दिन में उसकी प्रेम कल्पनाएं जो बालू की दीवार खड़ी करती, वे संध्या समय दाल मंडी के सामने अविश्वास से एक झोंके से गिर पड़ती। एक दिन वह घूमते हुए क्वींस पार्क जा निकला। वहाँ एक शामियाना तना हुआ था और लोग बैठे हुए प्रोफेसर रमेश दत्त का प्रभावशाली व्याख्यान सुन रहे थे। सदन घोड़े से उतर पड़ा और व्याख्यान सुनने लगा। उसने मन में निश्चय किया कि वास्तव में वेश्याओं से हमारी बड़ी हानि हो रही है, समाज के लिए हलाहल के तुल्य है। मैं बहुत बचा, नहीं तो कहीं का न रहता। उन्हें अवश्य शहर से बाहर निकाल देना चाहिए। यदि ये बाजार में ना होती तो मैं सुमन बाई के जाल में कभी ना फंसता। दूसरे दिन वह फिर क्वींस पार्क की तरफ गया। आज वहाँ मुंशी अबुल वफा का भावपूर्ण ललित व्याख्यान हो रहा था। सदन ने उसे भी ध्यान से सुना। उसने विचार किया, निस्संदेह वेश्याओं से हमारा उपकार होता है। यह भी ठीक है। कहाँ की वेश्यागृह की वह स्थान है जहाँ हिंदू मुसलमान दिल खोल कर मिलते हैं, जहाँ द्वेष का वास नहीं है, जहाँ हम जीवन संग्राम में विश्राम लेने के लिए अपने हृदय को शोक और दुख भुलाने के लिए शरण लिया करते हैं। अवश्य उन्हें शहर से निकाल देने उन्हीं पर नहीं वरन सारे समाज पर घोर अत्याचार होगा। कई दिन के बाद यह विचार फिर पलटा खा गया।
यह क्रम बंद न होता था। सदन में स्वच्छंद विचार की योग्यता न थी। वह किसी विषय के द्वेष और गुण तोलने और परखने में सामर्थ्य न रखता था। अतः प्रत्येक सबल युक्ति उसके विचारों को उलट पलट देती थी। उसने एक दिन पद्मसिंह के व्याख्यान का नोटिस देखा। 3 ही बजने से चल रहे थे कि तैयारी करने लगा और 4 बजे बैनी बाग में जा पहुंचा। अभी वहां कोई आदमी न था। कुछ लोग फर्श बिछा रहे थे। वह घोड़े से उतर पड़ा और फर्श बिछाने में लोगों की मदद करने लगा। 5 बजते बजते लोग आने लगे और आधे घंटे में वहां हजारों मनुष्य एकत्रित हो गए। तब ने उस एक फिटन पर पद्मसिंह को आते देखा। उसकी छाती धड़कने लगी। रुस्तम भाई ने एक छोटी सी कविता पढ़ी जो इस अवसर के लिए सैयद तेग अली ने रची थी। उनके बैठने पर लाला विठलदास खड़े हुए। यद्यपि उनकी वक्तृता और रूखी थी, न कहीं भाषण लालित्य का पता था न कटाक्षों का, पर लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते रहे। उनकी निस्वार्थ सामाजिक कृत्यों के कारण उन पर जनता की बड़ी श्रद्धा थी। उनकी रूखी बातों को लोग ऐसे चाव से सुनते थे जैसे प्यासा मनुष्य पानी पीता है। उनके पानी के सामने दूसरों का शरबत फीका पड़ जाता। अंत में पद्मसिंह उठे। सदन के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी, मानो कोई असाधारण बात होने वाली है। व्याख्यान अत्यंत रोचक और करुणा से परिपूर्ण था। भाषा की सरलता और सरसता मन को मोहती थी। बीच बीच में उनके शब्द ऐसे भावपूर्ण हो जाते थे कि सदन के रोए खड़े हो जाते थे। वह कह रहे थे कि हमने वेश्याओं को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव इसलिए नहीं किया कि हमें उनसे घृणा है। हमें उनसे घृणा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। यह हमारी ही कुवासनाएं, हमारे ही सामाजिक अत्याचार, हमारी ही कुप्रथाएं हैं जिन्होंने वैश्याओं का रूप धारण किया है। यह दाल मंडी हमारे ही जीवन का कलुषित प्रतिबिंब, हमारे ही पैशाचिक अधर्म का साक्षात स्वरूप है। हम किस मुँह से उनसे घृणा करें? उनकी अवस्था बहुत शोचनीय है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सुमार्ग पर लाएं, उनके जीवन को सुधारें, और यह तभी हो सकता है जब वे शहर से बाहर दुर्वासनाओं से दूर रहें। हमारे सामाजिक दुराचार अग्नि के समान है और ये अभागिन और रमणीय तृण के समान है। अगर अग्नि को शांत करना चाहते हैं तो तृण को उनसे दूर कर दीजिए, तब अग्नि आप ही आप शांत हो जाएगी। सदन तन्मय होकर इस व्याख्यान को सुनता रहा। तब उसके पास वाले मनुष्य व्याख्यान की प्रशंसा करते या बीच बीच में करतल ध्वनि होने लगती तो सदन का हृदय गदगद हो जाता था। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य होता था कि श्रोतागण एक एक करके उठे चले जाते हैं। उनमें अधिकांश वे लोग थे जो वेश्याओं की निंदा और वेश्यागमियों पर चुभने वाली चुटकियां सुनने आए थे। उन्हें पद्मसिंह की यह उदारता असंगत सी जान पड़ती थी। सदन को व्याख्यानों की ऐसी चाट पड़ी कि जहाँ कहीं व्याख्यान की खबर पाता वहाँ अवश्य जाता। दोनों पक्षों की बातें महीनों सुनने और उन पर विचार करने से उसमें राय स्थिर करने की योग्यता आने लगी। अब वह किसी युक्ति की नवीनता पर एकाएक मोहित न हो जाता था, वरन प्रमाणों से सत्य का निर्णय करने की चेष्टा करता था। अंत में उसे यह अनुभव होने लगा कि व्याख्यानों में अधिकांश केवल शब्दों के आडंबर होते हैं। उनमें केवल कोई मार्मिक तत्वपूर्ण बात या होती है या नहीं होती, या वही पुरानी युक्तियां नए बनाकर दोहराई जाती हैं। उसमें समालोचक दृष्टि उत्पन्न हो गई। उसने अपने चाचा का पक्ष ग्रहण कर लिया, लेकिन अपनी अवस्था के अनुकूल उसकी समालोचना पक्षपात से भरी हुई और तीव्र होती थी। उसमें इतनी उदारता न थी कि विपक्षियों की नेक नियति को स्वीकार करे। उसे निश्चय था कि जो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं वह सभी विषय वासना के गुलाम हैं।
उन भावों का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने दाल मंडी की ओर जाना छोड़ दिया। वह किसी वेश्या को पार्क में फिटन पर टहलती या बैठी देख लेता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि उसे जाकर उठा दूं। उसका वश चलता तो इस समय वह दाल मंडी की ईंट से ईंट बजा देता। इस समय नाच कराने वाले और देखने वाले दोनों ही उसकी दृष्टि में संसार के सबसे पतित प्राणी थे। वह उन्हें कहीं अकेले पा जाता तो कदाचित उनके साथ कुछ असभ्यता से पेश आता। यद्यपि अभी तक उसके मन में शंकाएं थीं, पर इस प्रस्ताव के उपकारी होने से उसे कोई संदेह न था। इसलिए वह शंकाओं को दबाना ही उचित समझता था कि कहीं उन्हें प्रकट करने से उसका पक्ष निर्बल न हो जाए। सुमन अब भी उसके हृदय में बसी हुई थी। उसके प्रेम कल्पनाओं से अब भी उसका हृदय सजग होता रहता था। सुमन का लावण्य रूप स्वरूप उसकी आंखों से कभी न उतरता था। इन्हीं चिंताओं से बचने के लिए उसने एकांत में बैठना छोड़ दिया। सवेरे उठकर गंगा स्नान करने चला जाता। रात को 10-11 बजे तक इधर उधर की किताबें पढ़ता, लेकिन इतने यत्न करने पर भी सुमन उसकी स्मृति में ना उतरती थी। वह नाना प्रकार के वेश धारण करके उस हृदय नेत्रों के सामने आती और कभी उससे रूठती, कभी मनाती, कभी प्रेम से गले में बाहें डालती, प्रेम से मुस्कुराती। एकाएक सदन सचेत हो जाता, जैसे कोई नींद से चौंक पड़े और विघ्नकारी विचारों को हटाकर सोचने लगता। आजकल चाचा इतने उदास क्यों रहते हैं? कभी हंसते नहीं दिखते। जितना उनके लिए रोज़ दवा क्यों लाता है? उन्हें क्या हो गया है? इतने में सुमन फिर हृदय सागर में प्रवेश करती और उसके कमल नेत्रों में आंसू भरे हुए कहती, सदन, तुमसे ऐसी आशा न थी। तुम मुझे समझते हो कि यह नीच वेश्या है, पर मैंने तुम्हारे साथ तो वेश्याओं का सा व्यवहार नहीं किया। तुमको तो मैंने अपनी प्रेम संपत्ति सौंप दी थी। क्या उसका तुम्हारी दृष्टि में कुछ भी मूल्य नहीं है? सदन फिर चौंक पड़ता और मन को इधर उधर से हटाने की चेष्टा करता। उसने एक व्याख्यान में सुना था कि मनुष्य का जीवन अपने हाथों में है, वह अपने को जैसा चाहे बना सकता है। इसका मूल्य मंत्र यही है कि बुरे, शुद्र, अश्लील विचार मन में ना आने पाए। वह बलपूर्वक इस विचारों का हटाता रहे और उत्कृष्ट विचारों तथा भावों से हृदय को पवित्र रखे। सदन इस सिद्धांत को कभी न भूलता था। उस व्याख्यान से उसने यह भी सुना था कि जीवन को उच्च बनाने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं, केवल शुद्ध विचारों और पवित्र भावों की आवश्यकता है। सदन को इस कथन से बड़े संतोष हुआ था, इसलिए वह अपने विचारों को निर्बल रखने का यत्न करता रहता था। हजारों मनुष्य ने उस व्याख्यान में सुना था कि प्रत्येक कुविचार हमारे इस जीवन को ही नहीं, आने वाले जीवन को भी नीचे गिरा देते हैं। लेकिन औरों ने जो कुछ विज्ञ थे सुना और भूल गए। सरल हृदय सदन ने सुना और उसे गांठ में बांध लिया, जैसे कोई दरिद्र मनुष्य सोने की गिरी हुई चीज पा जाए और उसने अपने प्राण प्रिय समझे। सदन इस समय आत्म सुधार की लहर में बह रहा था। रास्ते में अगर उसकी दृष्टि किसी युवती पर पड़ जाती तो तुरंत ही अपने को तिरस्कृत करता और मन को समझाता,